Hi everyone. Today we will be starting with the Lakshmikant 8th edition, which is the latest one now. And the chapter we would be doing is fundamental duties. So, we all know what are fundamental duties, right? So, in this chapter, we would be discussing how they evolved and what was the reason to bring them and what are the duties listed here. Okay, so let's get started. The first thing is, though the rights and duties of the citizens are correlative, mark my words here, okay, and inseparable. So these are the two words they have been highlighted here. That first is correlative, कि ड्यूटीज़ क्या होती हैं, कोरिलेटिव होती हैं और इनसेपरेबल होती हैं. मतलब राइट्स एंड ड्यूटीज़ हमारी कोरिलेटिव भी हैं, इनसेपरेबल भी हैं. जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे हमें. ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब हमारे पास ड्यूटीज़ नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ राइट्स थे and not the fundamental duties. In other words, the framers of the constitution did not feel it necessary to incorporate the fundamental duties of the citizens in the constitution. तो शुरुआत में क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स जो थे उनको ये नेसेसरी नहीं लगा कि उनको इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. देन हाउ एवर they incorporated duties of the state in the constitution in the form of DPSP, that is directive principles of state policy. तो उन्होंने क्या किया, स्टेट की जो ड्यूटीज़ हमारी तरफ होनी चाहिए डीपीएसपी के फॉर्म में वो बना दी. लेटर 1976 में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी सिटीजन्स की वो ऐड की गई कॉन्स्टिट्यूशन में. तो ईयर भी आपको पता होना चाहिए कब आया, 1976 में आई है फंडामेंटल ड्यूटीज़. 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था. ठीक है, next let's move on. The fundamental duties in the Indian constitution are inspired by the constitution of erstwhile USSR. अब ये भी important है, आपसे पूछा जाएगा अगर कहाँ से आया है ये आइडिया, तो ये USSR से आया है. ठीक है, वहाँ से प्रेरित होकर के हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई हैं. देन notably none of the constitutions of major democratic countries जैसे कि USA, Canada, France, Germany, Australia and so on specifically contain a list of duties of citizens. तो basically बहुत सारे ऐसे constitutions हैं बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के, जिसके एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए, USA, Canada, France, Germany, Australia एंड सो ऑन. ये सब भी जो है मतलब नन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इनमें से किसी में ये लिस्ट नहीं आती. ये ध्यान रखना कि इन सारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसी कोई लिस्ट नहीं आती है जो सिटीजन्स की ड्यूटी है. जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन परहैप्स ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में विच कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स. ठीक है, तो हमारे बाद अगर कोई है तो जापान है जो कि डेमोक्रेटिक है और उसके पास लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ हैं. जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं ऑन द कॉन्ट्ररी गिव इक्वल इम्पॉर्टेंस टू द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ देयर सिटीजन्स. ठीक है, तो जितनी भी हमारी सोशलिस्टिक कंट्रीज़ होती हैं इन्होंने इक्वल इम्पॉर्टेंस दिया फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट्स को. देन हेंस द कॉन्स्टिट्यूशन of erstwhile USSR declared that the citizens' exercise of their rights and freedoms was inseparable from the performance of their duties and obligations. तो यहाँ पे इनका कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था पहले USSR का उसने ये डिक्लेयर किया था कि सिटीजन्स के जो एक्सरसाइज हैं उनके राइट्स के और उनके फ्रीडम्स के वो दोनों इनसेपरेबल है. मतलब आप फ्रीडम इंजॉय कर रहे हो तो आपके पास ड्यूटीज़ भी आपको करनी होती है. ठीक है, कि मतलब आपके जो राइट्स हैं आपके फ्रीडम है, मतलब ये तो अभी आपको राइट्स और फ्रीडम्स के बारे में बता रहे हैं, ड्यूटी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे राइट और फ्रीडम दोनों ही इनसेपरेबल है. आपको फ्रीडम मिला है तो आपको राइट मिला है, आपको राइट मिला है तो फ्रीडम मिला है. ठीक है, फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस. तो इन्होंने बोला था कि देखो हमारा जो सिटीजन्स का एक्सरसाइज है कि हम अपना राइट्स एंजॉय कर रहे हैं, फ्रीडम्स है हमारे पास, ये इनसेपरेबल है हमारे परफॉर्मेंस से, हमारी ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस से. ठीक है, कि अगर हम अपनी ड्यूटी करेंगे, अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करेंगे, इसी का सही मतलब होगा कि हम अपने राइट्स और अपने फ्रीडम्स को एंजॉय करेंगे. देन मतलब ये हमारा आइडिया है. ठीक है, बेसिकली हमने क्यों फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकलकेट किया है अपने यहाँ पे. नेक्स्ट इज स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशंस. 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सेटअप किया था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी को ताकि वो रिकमेंडेशंस दे सके फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जो नीड और नेसेसिटी है of which was felt during the operation of the internal emergency 1975 to 77. So basically जो हमारी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी है
ठीक है। इन्होंने 1976 में इसका फॉर्मेशन हुआ, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि कौन कौन सी पार्टीज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमें नीड और नेसेसिटी उस टाइम लगी जब इंटरनल इमरजेंसी हुई थी, उस टाइम फील हुआ था कि कुछ ड्यूटीज होनी चाहिए। तो 75 से 77 का टाइम पीरियड था ये। देन the committee recommended the inclusion of a separate chapter on fundamental duties in the constitution। तो कमेटी ने बोला कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से एक सेपरेट चैप्टर डाल दो फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर। इट स्ट्रेस्ड दैट सिटीजन शुड बिकम कॉन्शियस दैट इन एडिशन टू द enjoyment of rights दे ऑल्सो हैव सर्टेन ड्यूटीज टू परफॉर्म एज वेल, कि इनके पास एन्जॉयमेंट ऑफ राइट्स के साथ साथ कुछ ड्यूटीज भी हैं जो इनको परफॉर्म करनी है, ठीक है। एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको राइट्स मिले हैं तो आपको कुछ ड्यूटीज भी करनी होंगी। देन the Congress government at center accepted these recommendations and enacted the 42nd Constitutional Amendment Act in 1976। So basically जिस टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड किया गया, उस टाइम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था वो लाया गया था, विच वॉज इन 1976, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अप, दिस अमेंडमेंट एडेड ए न्यू पार्ट, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा पार्ट आया इससे, पार्ट 4A, ठीक है। दिस न्यू पार्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन आर्टिकल, इसमें एक ही आर्टिकल है विच इज़ 51A, विच फॉर द फर्स्ट टाइम स्पेसिफाइड अ कोड ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। तो इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई थी, क्योंकि हमने देखा बाद में हम 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर चुके थे, इन टोटल हमारे पास 11 हैं। जो रूलिंग कांग्रेस पार्टी है वो डिक्लेयर करती है नॉन इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ हिस्टोरिकल मिस्टेक। इन्होंने कहा कि ये हिस्टोरिकल मिस्टेक थी, एंड क्लेम किया कि दैट व्हाट द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ड टू डू वाज बीइंग डन नाउ, कि वो अब किया जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड। दो जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसने सजेस्ट किया कि इनकॉर्पोरेशन करना चाहिए हमें 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, उसने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया, ठीक है। तो इन्होंने सरदार सिंह को स्वर्ण कमेटी जो थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, उसने 8 दी थी, लेकिन हमने कितनी ऐड की, 10। तो यहाँ पे कुछ जो है कुछ एक्सेप्ट हुई है, कुछ रिजेक्ट हुई है, तो वो हम देखते हैं। इंटरेस्टिंगली कुछ रिकमेंडेशंस थे कमेटी के जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, हेंस वो इनकॉर्पोरेट नहीं हुई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं कौन सी नहीं है, लेट्स सी दैट। द पार्लियामेंट में नॉट, अब ये नॉट वाली है, ठीक है। पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ सच पेनल्टी और पनिशमेंट एज मे बी कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर एनी नॉन कंप्लाइंस विद और रिफ्यूजल टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द ड्यूटीज, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट नहीं हुआ है कि पार्लियामेंट इम्पोज कर सकता है कोई पेनल्टी या कोई पनिशमेंट, ठीक है, जो अप्रोप्रिएट लगती है अगर हम रिफ्यूज़ करते हैं या हम कंप्लाइंस नहीं करते हैं किसी ड्यूटी को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट नहीं किया गया। देन next one is no law imposing such penalty or punishment shall be called in question in any court on the ground of infringement of any of the fundamental rights or on the ground of repugnancy to any other provisions of the constitution। कहने का मतलब ये है कि अब आप खुद देख रहे हो कि ऊपर उन्होंने मना कर दिया कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी का कंप्लाइंस नहीं हो रहा है या वो ड्यूटी ओबे नहीं की जा रही है, तो कोई पेनल्टी या कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। ऑफ कोर्स सी बात है, जब ये नहीं लिया गया तो ये भी नहीं लिया जाएगा कि आप इस ड्यूटी को मतलब ये आप नहीं फॉलो कर रहे हो, तो इस चीज़ को कोर्ट में क्वेश्चन किया जाए अगर आपका कोई राइट इन्फ्रिंज होता है, ठीक है। तो दूसरा वाला यही कह रहा है कि कोई लॉ ऐसा है कि पेनल्टी या पनिशमेंट है कि वो आप क्वेश्चन नहीं करोगे किसी कोर्ट में इस ग्राउंड पे कि आपका फंडामेंटल राइट जो है इन्फ्रिंज करा गया है या रिपग्नेंसी की गई है उसके साथ किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के लिए, ठीक है। थर्ड है ड्यूटी टू पे टैक्सेस। आई थिंक ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, ये होनी चाहिए थी, ये ड्यूटी नहीं ली गई है कि हम टैक्सेस पे करें, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हो एज अ सिटीजन, ठीक है। शुड ऑल्सो बी अ ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स। अब यहाँ पे वो लिस्ट दी गई है जो ड्यूटीज़ हमारी एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई हैं, ठीक है। दिस इज द लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ विच वी ओबे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A। तो हमारे पास क्या है, 51A का आर्टिकल है, उसके हिसाब से ये हमारी ड्यूटी है ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। सो द फर्स्ट इज टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड just a second, okay, let me just
start with this one again. To abide by the constitution and respect its ideals and institutions, national flag and national anthem. So basically आपको abide करना है constitution को, उसके ideals और institutions को respect करना है, national flag और national anthem को respect करना है. Then to cherish and follow the noble ideas. तो कुछ noble ideas दिए गए हैं, उसको cherish करना है, follow करना है, जो inspire करते हैं नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को. ठीक है, देखो अब ये बहुत सारी हैं, आप सोचोगे कि इतनी सारी आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, अगर मेंस में क्वेश्चन आया, या प्रीलिम्स के लिए कैसे याद करोगे. तो आप सिर्फ कीवर्ड्स याद रखो. ठीक है, आप कीवर्ड से अगर प्रीलिम्स में आएगा तो आइडेंटिफाई कर लोगे, मेंस में लिखना होगा तो आप इससे वो पॉइंट आपको रिकग्नाइज हो जाएगा कि ये लिखना है. ठीक है, आप मतलब मेंस के लिए भी रिप्रोड्यूस कर लोगे उस पॉइंट को. तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आइडियल्स और इंस्टीट्यूशन याद रखना, फ्लैग है, एंथम है. ठीक है, अबाइड करना है तो ध्यान रहेगा ही. फिर यहाँ पे नोबल आइडियाज़ है, इनको फॉलो करना है, चेरिश करना है. ठीक है, जिसने नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को इंस्पायर किया था. फिर अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, ये तीनों वर्ड याद रख लो. ठीक है, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो पता होनी ही चाहिए. टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. ठीक है, तो डिफेंड करना है कंट्री को, रेंडर करना है नेशनल सर्विस को, प्रमोट करना है हार्मनी को, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को अमंग all the people of India, transcending religious, linguistic, regional or sectional diversities and to renounce practices derogatory to the dignity of women. ठीक है, तो ये वाला बहुत लंबा पॉइंट है, इसको आपको ब्रेक करके याद करना पड़ेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है. ओके, देन टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कॉम्पोजिट कल्चर. तो जो हमारा हेरिटेज है, हमारा कॉम्पोजिट कल्चर है, इसको वैल्यू और प्रिजर्व करना है. प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट. अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, आई टेल यू वाई, क्योंकि प्री में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें. प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स. डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म. ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देन टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस. तो हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है, ऑब्जर्व करना है वायलेंस को. टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी. ठीक है, तो इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्टिविटी के स्फेयर्स में. देन सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हाई लेवल्स ऑफ एंडीवर एंड अचीवमेंट. तो हमें क्या करना है, एक्सीलेंस होना चाहिए हमारे सारे स्फेयर्स में, इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्टिविटी में, जिससे कि नेशन कॉन्स्टेंटली राइज करेगा और हायर लेवल्स पे एंडीवर अचीवमेंट के. Then 11th is to provide opportunities for education to his or her child or boy between the age of 6 and 14 years. तो मतलब अब अगर हमारे घर में 6 से 14 ईयर्स के बच्चे हैं तो हमें अपॉर्चुनिटी उनको देनी है एजुकेशन के लिए, और ये ड्यूटी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा ऐड की गई है 2002 में. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी ड्यूटी ऐड हुई है. देन कुछ फीचर्स भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़ के, जो हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ पढ़ रहे हैं, इसके कुछ फीचर्स हैं. ये डायरेक्टली आपको एक मेंस का क्वेश्चन बनकर भी मिल सकते हैं, और ये प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. Following points can be noted with regard to the characteristic of the fundamental duties. The first is some of them are moral duties. ठीक है, कुछ हमारी moral duties होती हैं, जबकि कुछ हमारी civic duties होती हैं. For instance, चेरिशिंग नोबल आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ये एक मॉरल प्रिसेप्ट है. मतलब आप मान के चल रहे हो नोबल आइडियाज़ जो भी फ्रीडम स्ट्रगल में यूज़ हुए, नॉन वायलेंस, ठीक है, अहिंसा, ये सब चीज़ें क्या थी, एक मॉरल प्रिसेप्ट है. रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ये हमारी सिविक ड्यूटी है कि भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप उसको रिस्पेक्ट करोगे, नेशनल फ्लैग है उसको रिस्पेक्ट करोगे. ठीक है, नेशनल एंथम है तो हम रुक जाते हैं ना अगर होता है, तो ये हमारी सिविक ड्यूटी है. देन they refer to such values which have been part of the Indian tradition. तो ये उन चीज़ों को रेफर करती हैं जो हमारे ट्रेडिशन का पार्ट है, माइथोलॉजी का पार्ट है, रिलीजन्स एंड प्रैक्टिसेस का. अदर वर्ड्स में they essentially contain just a codification of task integral to the Indian way of life. तो इसमें सिर्फ एक कोडिफिकेशन हुआ है उस टास्क का जो इंडियन वे ऑफ लाइफ के लिए इंटीग्रल है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दो और हैं. Unlike some of the fundamental duties which extend to all persons, whether citizens or foreigners, the fundamental duties are confined to citizens only and do not extend to foreigners. तो fundamental rights में क्या है, ये एक्सटेंड करते हैं सारे ही लोगों के लिए, कुछ सिटीजन्स को भी मिले होते हैं, कुछ फॉरेनर्स को भी मिले होते हैं, मतलब कुछ एक्सक्लूसिव है जो सिटीजन्स के लिए है या फिर दोनों को भी मिले होते हैं. तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, ये फॉरेनर्स तक एक्सटेंड नहीं होती हैं.
लाइक द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, मतलब आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। देन द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द डायरेक्ट एनफोर्समेंट बाय द कोर्ट्स, ठीक है। तो मतलब आप अगर अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे हो तो मैं आपको कोर्ट ले जाके ये नहीं कह सकती कि ये पर्सन ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, नॉन जस्टिशिएबल है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोreover देयर इज नो लीगल सैंक्शन अगेंस्ट देयर वायलेशन, तो कोई लीगल सैंक्शन भी नहीं है इनके वायलेशन के अगेंस्ट में, मतलब अगर आप टैक्स नहीं भर रहे हो तो फंडामेंटल ड्यूटी की तरफ से कोई इसमें लीगल सैंक्शन नहीं है, अदर लॉज आर देयर, ठीक है। या आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से नहीं रेस्पेक्ट कर रहे हो तो कोई लीगल सैंक्शन आप पे नहीं लगता है। हावेवर जो पार्लियामेंट है फ्री है इन्फोर्स करने के लिए उनको बाय सूटेबल लेजिस्लेशन, तो यहाँ पे कोई लॉ अगर बना होगा तो उसके तहत आप जो है आपको मतलब जस्टिशिएबल रहेगा ही, अदरवाइज ऐसे सीधा कोर्ट में नहीं जाएगा, लीगल सैंक्शन नहीं है, पार्लियामेंट इसके लिए लॉ बना सकता है सूटेबली। अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो मेंशन करी गई है पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्रिटिसाइज की गई है ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। अब कुछ इसके क्रिटिसिज्म भी है जो हमें पता होने चाहिए। पहला, द लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ इज़ नॉट एग्जॉस्टिव एज इट डज नॉट कवर अदर इंपॉर्टेंट ड्यूटी, जैसे कि कास्टिंग वोट, पेइंग टैक्सेस, फैमिली प्लानिंग एंड सो ऑन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैं जो हमें नहीं इसमें दी गई, तो हम नहीं बोल सकते कि ये कम्प्लीटली एग्जॉस्टिव लिस्ट है। In fact, duty to pay taxes was recommended by the स्वर्ण सिंह कमेटी, तो टैक्स की ड्यूटी तो उन्होंने रिकमेंड की थी लेकिन हम लोगों ने ऐड नहीं की जब ये बनाया गया, ठीक है। तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ऐड नहीं किया। सम ऑफ द ड्यूटीज आर वेग, एम्बिगस एंड डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय कॉमन मैन, ठीक है। तो कुछ ड्यूटीज आपने पढ़ी हैं अभी ऊपर, कुछ बहुत वेग टर्म्स हैं, एम्बिगस हैं, डिफिकल्ट है कि कॉमन इंसान नहीं समझ सकता। तो फॉर एग्जांपल कुछ डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं जो हम फ्रेजेस को दे सकते हैं, जैसे कि नोबल आइडियाज, कॉम्पोजिट कल्चर, साइंटिफिक टेम्पर एंड सो ऑन। तो काफ़ी जो है एम्बिगिटी रहती है इसको लेके। दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय द क्रिटिक्स एज अ कोड ऑफ मॉरल प्रीसेप्ट, तो क्रिटिक्स ने बोला है कि ये कोड है एक मॉरल प्रीसेप्ट्स का, ड्यू टू देयर नॉन जस्टिशिएबल कैरेक्टर, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जस्टिशिएबल नहीं है तो हम मॉरल प्रीसेप्ट्स का नाम दे देते हैं। इंटरेस्टिंगली, स्वर्ण सिंह कमिटी हैड सजेस्टेड फॉर पेनल्टी ऑफ पनिशमेंट फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखो मॉरली कोई चीज़ अगर आप पे लायबल है तो उसका होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा, इट्स अप टू द मॉरल वैल्यूज यू होल्ड। तो इसीलिए कुछ पेनल्टीज और पनिशमेंट इस कमेटी ने सजेशन दिए थे जो कि नहीं लिए गए, ठीक है, ये भी एक क्रिटिक है। देन इनका जो इंक्लूजन है कॉन्स्टिट्यूशन में वो डिस्क्राइब किया गया था क्रिटिक्स के द्वारा एज सुपरफ्लूअस, ठीक है। दिस इज बिकॉज जो ड्यूटीज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई हैं एज फंडामेंटल, वो परफॉर्म की जाएंगी लोगों के द्वारा इवन दो व्हेन दे वर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कुछ ड्यूटीज़ ऐसी हैं जो तभी भी लोग करेंगे अगर वो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं होती, ठीक है, इसलिए इसको सुपरफ्लूअस बोला गया है। द critics said that the inclusion of fundamental duties as an appendage to part 4, ठीक है, कि बोला गया पार्ट 4 पे एक ज़बरदस्ती अपेंडेज डाल दिया गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हैज़ रिड्यूस देयर वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस, कि क्योंकि आपने इसको एक पार्ट से अटैच कर दिया है इसलिए इसकी वैल्यू और सिग्निफिकेंस कम है। दे शुड हैव बीन एडेड आफ्टर पार्ट 3 सो एज टू कीप देम ऑन पार विद फंडामेंटल राइट्स, कि हमको पार्ट 3 के तुरंत बाद इनको डालना चाहिए था जिससे कि इनका कोई एक सिग्निफिकेंस रहता। देन कुछ सिग्निफिकेंस भी हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के। इन स्पाइट ऑफ क्रिटिसिज्म एंड ऑपोजिशंस, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कंसीडर की गई हैं सिग्निफिकेंट फ्रॉम द फॉलोइंग व्यू पॉइंट्स। तो पहला है दिस सर्व एज अ रिमाइंडर टू द सिटीजन्स दैट वाइल एंजॉइंग देयर राइट्स दे शुड बी ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ देयर ड्यूटीज़ दे ओ टू देयर कंट्री, ठीक है। बेसिकली ये रिमाइंडर है कि जब आप अपने राइट्स को इन्जॉय कर रहे हो आपके पास कुछ ड्यूटीज़ भी आती हैं जो आप अपनी कंट्री के लिए ओ करते हो। तो इनकी जो सोसाइटी है अपनी सोसाइटी के लिए आपकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, अपने फेलो सिटीजन्स के लिए कुछ ड्यूटीज़ हैं। देन they serve as a warning against the anti-national and anti-social activities like burning the national flag, destroying public property and so on। तो ये एक वार्निंग होती है एंटी नेशनल एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि आप नेशनल फ्लैग को जला रहे हो या डिस्ट्रॉय कर रहे हो पब्लिक प्रॉपर्टी को एंड सो ऑन। Then they serve as a source of inspiration for the citizens and promote करते एक sense of discipline को and commitment को among them, ठीक है। तो एक source of inspiration है citizens के लिए, एक discipline है, commitment है उनके बीच में, एक feeling होती है कि जो citizens है वो सिर्फ mere spectators नहीं है, वो active participants हैं in the realizations of national goals। They keep the courts in examining
एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ, तो ये help the courts, it's not keep it, they help the court in determining and examining the constitutional validity of a law, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में, एज इट इज आपको ये लाइन मिल जाएगी, ठीक है। अगर ये लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मतलब ये नहीं कि आप इन्फोर्स कर रहे हो, आपको किसी लॉ में इस चीज़ को किसी लॉ की वैलिडिटी को अपहेल्ड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मोहन कुमार सिंघानिया केस था 1991 का, ठीक है। ये केसेस इंपॉर्टेंट है आपके मीन्स के पर्सपेक्टिव से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी यूज टू इंटरप्रेट एम्बिगस लॉज इन ऑर्डर टू डिटरमाइन देयर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इस केस के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 51 का इस्तेमाल हम एम्बिगस लॉज को इंटरप्रेट करने के लिए कर सकते हैं ताकि हम उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को डिटरमाइन कर सकें। देन फर्दर एक और केस है रामलीला मैदान इंसिडेंट केस 2012 में कोर्ट ऑब्जर्व के जो कॉमन थ्रेड था रन करा था थ्रू पार्ट 3, 4 एंड 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वन पार्ट इन्यूमरेट्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब ये इन्यूमरेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, सेकंड डिक्लेयर्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस को, एंड थर्ड लेज डाउन द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि देखो इसमें एक पार्ट में तो फंडामेंटल राइट्स थे, दूसरे में आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे गवर्नेंस के, तीसरे में फंडामेंटल ड्यूटीज थी कि जब इंटरप्रेट किया जाएगा, ठीक है, वाइल इंटरप्रेटिंग एनी ऑफ दिस प्रोविजंस इट शैल ऑलवेज बी एडवाइजेबल to examine the scope and impact of such interpretation and all the three constitutional aspects emerging from these parts। बेसिकली इन्होंने बोला कि देखो हमारे लिए एडवाइजेबल होगा कि हम एग्जामिन करें कि क्या स्कोप है, क्या इम्पैक्ट है ऐसे इंटरप्रिटेशंस का, सारे ही इन तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स पे जो इन पार्ट से निकल करके आ रहे हैं, ठीक है, जब आप इंटरप्रेट करोगे इन प्रोविजंस को। देन दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये इंपॉर्टेंट है कि लॉ के द्वारा आप इसे इन्फोर्स करा सकते हो, हेंस जो पार्लियामेंट है वो प्रोवाइड कर सकता है इम्पोजिशन ऑफ एप्रोप्रिएट पेनल्टी ऑफ पनिशमेंट फॉर फेलियर टू फुलफिल एनी ऑफ देम, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्लिगेशन नहीं है यहाँ पे पनिशमेंट या पेनल्टी, ये पार्लियामेंट पे है कि वो लॉ बना करके ऐसा कुछ कर सकते हैं। देन HR गोखले the then law minister gave the following reason for incorporating fundamental duties in the constitution after 26 year of its inauguration। तो उन्होंने बताया कि देखो 26 साल बाद क्यों फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है। इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पर्टिकुलरली ऑन द ईव ऑफ इमरजेंसी इन जून 1975 एक सेक्शन ऑफ पीपल ने कोई भी एंजाइटी नहीं दिखाई अपने फंडामेंटल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए ऑफ रिस्पेक्टिंग द established legal order to the provisions of chapter on fundamental duties would have been a sobering effect on these restless spirits who have lost who have had a host of anti-national subversive and unconstitutional agitations in the past। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि HR गोखले जो उस टाइम लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने बताया कि 26 साल बाद क्यों हमने डाली है ड्यूटीज, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक सेक्शन ऑफ पीपल जो थे जब इमरजेंसी लगी उस टाइम पे उन्होंने कोई एंजाइटी नहीं दिखाई अपने फंडामेंटल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए एक लीगल ऑर्डर को जो इस्टेब्लिश करा गया है कि जो प्रोविज़न है अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उस टाइम होता तो उसका एक इफ़ेक्ट होता इन लोगों पे जिन्होंने मतलब रेस्टलेस स्पिरिट्स हो रखे थे जो उस टाइम कि इन्होंने बहुत सारा एंटी नेशनल सबवर्सिव जो एजिटेशन था वो किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशंस किया, ठीक है। तो अगर ड्यूटीज उस टाइम होती तो ऐसा नहीं होता। देन इंदिरा गांधी जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी जस्टिफाई करती हैं फंडामेंटल ड्यूटी के इंक्लूजन को कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्ग्यू करती हैं कि जो इनका इंक्लूजन है वो स्ट्रेंथन करेगा डेमोक्रेसी को। इन्होंने कहा कि जो मॉरल वैल्यू है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की वुड बी नॉट टू स्मूथ द राइट्स बट टू स्टैब्लिश डेमोक्रेटिक बैलेंस by making the people conscious of their duties equally as they are conscious of their rights, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो मॉरल वैल्यू है ना फंडामेंटल ड्यूटीज़ की वो ये नहीं है कि आप राइट्स के प्रोसेस को स्मूथ बना दो, ये स्टैब्लिश करना चाहते हैं डेमोक्रेटिक बैलेंस को ताकि लोगों को कॉन्शियस करें अपनी ड्यूटी के बारे में भी जैसे वो अपने राइट्स के बारे में कॉन्शियस हैं। देन ऑपोजिशन इन द पार्लियामेंट स्ट्रांगली अपोज द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। ऑपोजिशन ने बहुत स्ट्रांगली अपोज किया था फंडामेंटल ड्यूटी के इंक्लूजन को कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट। हाउएवर जो न्यू जनता गवर्नमेंट थी जिसको मोरारजी देसाई हेड कर रहे थे पोस्ट इमरजेंसी पीरियड में,
इन्होंने अनल नहीं किया फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। नोटेबली जो न्यू गवर्नमेंट थी सॉ टू अंडू मेनी चेंजेस जो इंट्रोड्यूस किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 थ्रू द 43rd अमेंडमेंट एक्ट 1977 एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो बेसिकली इन्होंने हटाया नहीं, ठीक है, कंप्लीटली फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। इस गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस जो थे वो इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम सॉ टू अंडू मेनी चेंजेस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd के द्वारा आए, ठीक है। तो 42nd में जो चेंजेस मतलब 42nd का जो अमेंडमेंट था उसमें इन्होंने चेंजेस किए 43 और 44th अमेंडमेंट एक्ट से। देन दिस शोज दैट देयर वाज एन इवेंटफुल कंसेंसस ऑन द नेसेसिटी एंड डिजायरेबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे एक इवेंटफुल कंसेंसस था कि क्यों ज़रूरी है, क्यों डिज़ायरेबिलिटी है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन में। दिस इज़ मोर क्लियर विद द एडिशन ऑफ वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी 2002 में बाय द 86th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये इसलिए मतलब बाद में एक और ड्यूटी आई है तो उससे ये और क्लियर हो जाता है। फिर वर्मा कमेटी के कुछ ऑब्जर्वेशंस थे। वर्मा कमेटी ऑन फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन 1999 में आइडेंटिफाई करता है एग्जिस्टेंस लीगल प्रोविजंस का फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज दे आर मेंशन्ड बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि जो वर्मा कमेटी है, ठीक है, ऑन द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन, इसने ना बोला कि कुछ लीगल प्रोविजंस तो पहले से ही हैं जिससे आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 ये प्रिवेंट करता है डिसरिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। देन जो वेरियस क्रिमिनल लॉज हैं इन फोर्स जो प्रोवाइड करते हैं पनिशमेंट के लिए फॉर एनकरेजिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल ऑन ग्राउंड्स ऑफ लैंग्वेज, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन एंड सो ऑन, ठीक है। कि बहुत सारे क्रिमिनल लॉज हैं फोर्स में, ठीक है, जो प्रोवाइड करते हैं पनिशमेंट फॉर एनकरेजिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल, ठीक है। तो उसके लिए तो बहुत सारे लॉज हैं, ठीक है। तो ग्राउंड ऑफ लैंग्वेज पे, रेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन सो ऑन पे। देन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ये प्रोवाइड करता है पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस जो कास्ट और रिलीजन से रिलेटेड होते हैं। इंडियन पिनल कोड आईपीसी डिक्लेयर्स द इम्प्यूटेशंस एंड असर्शंस प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन एज पनिशेबल ऑफेंसेस। तो हमारा आईपीसी है जो डिक्लेयर करता है इम्प्यूटेशंस को और असर्शंस को प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन एज पनिशेबल ऑफेंसेस, ठीक है। तो कोई इम्पिटेशंस हैं, कोई असर्शंस हैं जो भी प्रीजुडिशियल हैं, ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, तो ये क्या है, पनिशेबल ऑफेंस है। यूएपीए जो कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है 1967 का, प्रोवाइड करता है फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ अ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन एज एन अनलॉफुल एसोसिएशन, ठीक है। तो ये बोलता है कि डिक्लेरेशन जो है कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन का ये एक अनलॉफुल एसोसिएशन है। देन RPA 1951 Representation of People Act provides for the disqualification of members of parliament or state legislature जो indulge करते हैं corrupt practices में, that is soliciting votes on the ground of religion या फिर promote करना enmity between different sections of people on grounds of caste, race, religion, language and so on, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी corrupt practices में count हो जाती हैं। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 ये प्रोहिबिट करता है ट्रेड को रेयर और एंजेंडर्ड स्पीसीज में। तो ये सारे एक्ट थे, मतलब जितने हमने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी आप देख रहे हो कि उनके लिए ऑलरेडी एक्ट जो है एग्जिस्ट कर रहे थे। देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 ये चेक करता है इंडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन को और डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड को फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। तो ये देखता है कि कोई इंडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन ना हो, डाइवर्जन ना हो फॉरेस्ट लैंड का नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, ठीक है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो आर्टिकल्स दिए गए थे वहाँ पे, ये आप रीड कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर द चैप्टर, नाउ इट्स completed. If you have any doubts you can ask me in the comment section.